अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा वो कहलाता है स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री क्या है? स्टैच्यूमेट्री हमारे पास कहलाती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटी का मतलब क्या है? मिकदार, मिकदार की पैमाइश करना। किस चीज की मिकदार की पैमाइश करना? जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो आप मास और वॉल्यूम इसको पैमाइश करते हैं, इसकी मिकदार मालूम करते हैं, जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में ये कहलाती है स्टैच्यूमेट्री। अब स्टैच्यूमेट्री में तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्ट कहलाता है मास टू मास, सेकंड कहलाता है मास टू वॉल्यूम और थर्ड कहलाता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास टू मास रिलेशनशिप क्या है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो रिएक्टेंट का एक अमाउंट फिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू स्टैच्यूमेट्री हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट पे है वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और वो कांस्टेंट मास से अगर हम उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करें तो हमारे रिएक्शन में क्या फर्क आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं मास टू मास रिलेशनशिप में। आया कि मास आप चेंज कर रहे हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का या आप चेंज कर रहे हो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का, इसको हम इस रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर एक मास फिक्स होता है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं जो उसका मोलर मास कहलाता है, और एक वॉल्यूम जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर होता है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अगर हम उस मास से उस वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास को चेंज करते हैं तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर क्या चेंज आएगा, तो हम डिस्कस करते हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में। थर्ड हमारे पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर? जिधर दोनों तरफ या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, जो हम मास में या वॉल्यूम में जो चेंज देखते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एक तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होगा और एक वॉल्यूम वो होगा जो आपको गिवन होगा, उससे आप सेकंड वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है उसको डिस्कस करते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में। कुछ अजम्पशंस हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। रिएक्शंस इरिवर्सिबल होने चाहिए, ये सारी बातें मैं लिखता हूं। रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, किसी रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन ना हो। किताब में एक दो एग्जांपल्स भी होंगी, जैसे जो है आपने क्या किया, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टूटी तो आपके पास साइड कैल्शियम ऑक्साइड को, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक साइड रिएक्शन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है। क्यों बन रही है, उसको नहीं बनना चाहिए। इस तरह के रिएक्शन आपकी एग्जांपल के तौर पे जो है यहाँ पर अजम्पशंस में डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मास टू मास रिलेशनशिप को। एक इक्वेशन में लिखता हूं, उससे समझाता हूं। जैसे आपने कहा 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। तो यहां से आपके पास क्या बन रहा है? सल्फेट माइनस का 2 चार्ज, पोटेशियम पर +1, तो ये क्या बन जाएगा? K2SO4। फिर यहां से H और OH आपस में मिल जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा? वाटर। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये कौन सा मीडियम है? ये कहलाता है एक्वियस मीडियम। पानी में सॉल्यूशन बना हुआ है तो ये भी हम एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस, और ये क्या है? लिक्विड। हमने इसमें इस सॉल्यूशन को बनाया। ठीक है बेटा। अब आगे हम कहते हैं कि हमारे पास ये कितने मोल्स दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं 2 मोल। इक्वेशन को देख के हमें पता चल रहा है। और ये कितने मोल हैं? 1 मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल। और ये कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। ठीक हो गया। अब हम इनका मोलर मास देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फिक्स मास है, पोटेशियम का 39 + 16 + 1, ये हो गया कितना? 56 ग्राम एक मोल के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 98 ग्राम। इसी तरीके से पोटेशियम सल्फेट कितना होता है हमारे पास? 174 ग्राम। और यहां से मेरे पास वाटर का जो मास है वो कितना है? 18 ग्राम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया कितना? 112 ग्राम, 98 ग्राम, 174 ग्राम, और ये हुआ 36 ग्राम। अब सवाल में
क्वेश्चन आता है, जैसे सवाल कहता है आपको कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास हमने कर दिया कितना, 100 ग्राम। कितना मास कर दिया, 100 ग्राम। आप हमें पोटेशियम सल्फेट का मास निकाल कर बताइए। अभी मैंने आपसे कहा मास टू मास रिलेशनशिप क्या कहता है, अगर आपके पास अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाए, यानी किसी भी सब्सटेंस का मास देकर, ये तो सारे मासेस फिक्स है ना, ये तो कांस्टेंट मासेस हैं। कैसे निकाल रहे हैं हम, इक्वेशन को देखकर। इक्वेशन में हमें मोलर मास फाइंड आउट करना आता है, जो मोल दिए हुए थे हमने उनसे ये सारे मासेस निकाल लिए इनकी मोलर मास की मदद से। अब यहां देखिए, इस मास को आप ऐड कीजिए और इस मास को आप ऐड कीजिए, तो आप देखेंगे दोनों तरफ मासेस भी बैलेंस हैं, दोनों तरफ मोल भी बैलेंस है। ठीक हो गया। यहां देखें ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है आपका 210, और इसको भी यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी 210 ग्राम आ रहा होगा। ठीक है। अब आपने यहां से इसको चेंज किया, ये कैसे चेंज किया, ये आपको सवाल में गिवन हो सकता है, कोई भी जब प्रॉब्लम दी जाएगी तो वहां से। तो अब आपने यहां से देखिए कि जब ये मास कितना था तो ये इतना हो गया, ये मास इतना है तो ये कितना हुआ, यानी ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। अब हम जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर डिवीजन करके वैल्यूज को चेक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 50 रुपए की आप समझ लें कि 10 चॉकलेटें हैं, वो कितने की हैं, 50 रुपए की हैं, तो एक कितने की, आप 50 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो एक 5 की आ जाएगी। अब इसका मास लेना है तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर K2SO4। सही है। मास कितना था हमारे पास, 112, कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है। यहां से है कितना, 174 ग्राम, चाहिए कितना नहीं पता, इस मास को इससे क्रॉस कर लीजिए, 112 ठीक है ग्राम मल्टीप्लाई बाय x, और यहां से क्या हुआ 174 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम। x इज इक्वल टू 174 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 112। जो भी मास होगा वो किसका मास आ जाएगा, मास ऑफ K2SO4। अच्छा, ये फाइंड आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जितना भी आया उसको यहां रख देंगे। अब एक चीज आपने देखी होगी, हमें ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, यानी एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर सवाल में इन मासेस का जिक्र ही नहीं है, ठीक है, और आपसे पूछा हुआ ही नहीं है, एक ही मास आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया इसका मास फाइंड आउट कीजिए, तो आप इनके मोलर मास निकालें ही मत। अगर आपको सवाल में एक मास देकर 2 मासेस निकालने का बोलता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल कहता है कि भाई जो है वो 2 मोल ऑफ वाटर है, यानी 2 मोल कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, और ये कितना हो गया 36 ग्राम। अब आप क्या करो, यहां से वाटर का मास निकालो, वाटर को आपने यहां से क्या कह दिया, ये भी x है। अब आप वाटर के साथ इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, आपको किसके लिए काम करना है, फॉर वाटर। आपने यहां से क्या किया, डायरेक्ट इसको क्रॉस कर लीजिए, 112 मल्टीप्लाई बाय x, फिर यहां से क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, ये इससे क्रॉस, ये इससे क्रॉस, ठीक है। x निकालना है 36, 100 ग्राम, मर्जी ये लगाइए, वो वैल्यू वैसे भी आपकी आ जाएगी, ठीक है, और यहां से आप डिवाइड कर देंगे 112 ग्राम से, जो भी आंसर आया वो आपने लिख लेना है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल की एक मास टू मास रिलेशनशिप की। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज की, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी हमें यहाँ क्या बात समझ में आई कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मोल दिए जाते हैं, उन मोल से जो टोटल मास हम रिएक्टेंट, टोटल मास जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पर लेते हैं, हर एक कंपोनेंट का मास तो चेंज होगा, लेकिन मोल से जो टोटल मास रिएक्टेंट और टोटल मास प्रोडक्ट का आएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, वो आपके पास सेम होगा। अगर आप
एक कंपोनेंट के मास को चेंज करते हैं या तो रिएक्टेंट वाली साइड पर या प्रोडक्ट वाली साइड पर, तो रिएक्शन पर क्या इंपैक्ट आता है और आप किस तरीके से मास को फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने सीखा मास टू मास रिलेशनशिप में। अब मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, कौन सी, पोटाशियम क्लोरेट की, 2KClO3 क्लोरेट है, यहां से आपने तोड़ दिया, इसको हीट किया, ये हीट का सिंबल है, यहां से आपके पास बना पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कितना मोल है, 2 मोल। यहां से ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये कितना मोल है, 3 मोल। और ये कौन से टेम्परेचर पर है, सवाल में लिखा जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। अब आपसे कहा गया कि ये 2 मोल कितने के बराबर होता है, क्लोरेट का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम जो है आपको मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो बताया है। यहां मैं इसका मास लिख देता हूं, ये है 112.5 ग्राम, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम इसका वॉल्यूम लिख रहे हैं, ये गैस है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इतना। 3 को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया 245 ग्राम। अब इसका वॉल्यूम कितना आया, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वॉल्यूम आया 67.2 डेसीमीटर क्यूब। अब आपसे एक सवाल वाला ये कह रहा है कि भाई ये वॉल्यूम हो गया कितना, 200 डेसीमीटर क्यूब, तो ये मास कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी सवाल दे सकता है, या तो आपको यहां से मास दे दे, बोले ये मास हो गया 100 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम V कितना है, मास होगा तो उसके लिए x लिख लीजिएगा, वॉल्यूम होगा तो उसके लिए v लिख दीजिएगा। क्या करेंगे, यहां से यहां इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों रेशो हैं, डिवाइड होंगे, आपस में वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। मैं जो मोल रेशो है उसको वर्डिंग से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाऊंगा जब मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। फिलहाल आप इसको आसान मेथड से समझिए ताकि आपको ये बातें समझ में आए, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके खुद ही चेक कर लीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। अब हम थर्ड रिलेशनशिप देख लेते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक इक्वेशन में लिख लेता हूं, मीथेन, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया तो यहां से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये स्टीम की फॉर्म में है, गैस मौजूद है, इसको बैलेंस कर लीजिए 2 और 2। अब आपको सवाल में बहुत सारी चीजें दे सकता है। आपको सवाल में बोलता है इसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। और आपसे यहां से कहता है इसका वॉल्यूम कितना है, 2 मोल है, तो ये आपके पास देखें यहां पर क्या मौजूद था, एक तरफ मास एक तरफ वॉल्यूम मौजूद था, जिसको हमने कहा मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अब एक तरफ मास है और दोनों तरफ क्या मौजूद है, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी वॉल्यूम मौजूद है। अगर वो रिएक्टेंट का वॉल्यूम देकर रिएक्टेंट पूछे तो भी मसला नहीं है, वो रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछे तो भी मसला नहीं है, जो गिवन होगा उसको उधर लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर यहां सवाल में गिवन है, ये कह रहा है 44.8 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम निकालें कोई मसला नहीं। अब बोलता है कि इसका वॉल्यूम निकालें तो भी कोई मसला नहीं। जब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए देगा तो आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, इन दोनों को आपस में, ठीक है, इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे। जब आपको इन दोनों को क्रॉस देगा यानी CH4 + 2O2, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, तो आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इधर हेडिंग लगा लीजिएगा for H2O, इस इक्वेशन पर हेडिंग लगा लीजिएगा for
4O2 ऑक्सीजन के लिए। जो चीज फाइंड आउट करने के लिए दे, ऊपर उसकी हेडिंग लगाएं, नीचे उसके लिए इक्वेशन लिखें और नीचे उसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अब यहां से आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया, 44 पॉइंट जो है कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 44.8 डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल वाला क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इतना, तो इसका वॉल्यूम कितना है, कोई मसला ही नहीं है, आपको मालूम करना था, दोनों को क्रॉस कीजिए। अब आपको सवाल में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहां आप देखेंगे कि सवालों में आपको वर्डिंग के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए हुए होंगे। अब मैं थोड़ा सा जो है आपको वर्डिंग के हवाले से बता दूं, यानी जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसके स्टैंडर्ड से शुरू कीजिएगा। ठीक है, जब आप रिएक्टेंट से रिएक्टेंट बात करेंगे, ठीक है, तो दोनों के लिए लिख लीजिएगा रिएक्ट्स विद। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां आप लिख लीजिएगा प्रोड्यूस, और जब आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे तो वहां आप लिखिएगा प्रोड्यूस बाय। आपको सवाल में कैसी भी वर्डिंग गिवन हो, इस बात को समझाने के लिए आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई चीज, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ सकते हैं, और कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।